बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट के साथ आपका मेजबान बिन्यामीन शौकत और हमारे साथ खसूसी मेहमान साइम रशीद साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में यूरिया खाद, नाइट्रोजन खाद का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। मैं बहुत हैरान हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि पाकिस्तान को खुद कफील होना चाहिए जरी इजनास में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुद कफील हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इकदाम करने का वक्त होता है तब गवर्नमेंट की मशीनरी बिल्कुल सोई होती है। यानी इस वक्त गंदम को अशद जरूरत है यूरिया खाद की, नाइट्रोजन की अशद जरूरत है, और इस वक्त अगर नाइट्रोजन खाद मुहैया ना की गई किसानों को तो खदशा है कि 20 से 30% जो हमारी पैदावार है गंदम की, ये कम हो सकती है। और यही आज का हमारा टॉपिक है, यही साइम रशीद साहब से हम डिस्कस करेंगे कि साइम साहब आखिर कहां जाती है पाकिस्तान से खाद। फैक्ट्रियां चल रही हैं, इंपोर्ट हो रही है और स्टैंडर्ड के मुताबिक चीजें चल रही हैं, इसके बावजूद खाद कहां गई? जी साइम साहब। बिन्यामीन साहब, सबसे पहले तो मैं अपने पिछले प्रोग्राम में जो हमने किया था किसानों के रिलीफ पैकेज पे, और उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे एक जो पॉइंट का नोटिस लिया जिसमें हमने उनको वजाहत की थी कि आपने पाकिस्तान की जो मौजूदा हमारे जो अंदरूनी मुल्क के अंदर हमारे ट्रैक्टर साज कारखाने हैं उनको रिलीफ देने के बजाय आपने इंपोर्ट के ऊपर जिनके दरामदी ट्रैक्टर की जो सी स्कीम लॉन्च की है उसका फ़ायदा नहीं है। तो आपको चाहिए था कि जो भी आप टैक्सेस में रिलीफ दे रहे हैं वो आप पाकिस्तान की मौजूदा सनत को दें ताकि ये इस्टेब्लिश हो सके। इनके मेयार को सख्त किया जा सकता है लेकिन जो भी आपने इनको रिलीफ देना है इनको दें। तो थैंक यू प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने बकायदा इस बात का नोटिस लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र भी किया। अब हम आते हैं मौजूदा बहरान की तरफ। यूरिया का बहरान पाकिस्तान में पिछले साल से पैदा हुआ और मैं इसकी टोटल जिम्मेदारी पिछली गवर्नमेंट की नाअहली को डिक्लेयर करता हूँ, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट भी इससे मुबर्रा नहीं है क्योंकि पिछले साल ये बहरान शिद्दत से था। हमने इसमें बारहा जिक्र किया, हमने इसमें आर्मी चीफ तक को इसमें रिपोर्टिंग की कि कैसे आपके बॉर्डर के पार यूरिया स्मगल की जा रही है। देखिए, यूरिया बहरान का सबसे बड़ा जिम्मेदार तीन इसमें जो से स्टेक होल्डर्स हैं जो बहरान के जिम्मेदार हैं। सबसे बड़े जो से हैं वो खाद बनाने वाले अदारे जो यूरिया बनाते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से अदारे यूरिया बना रहे हैं? पाकिस्तान में 3 से 4 अदारे नाइट्रोजन खाद बना रहे हैं। एक आपका फौजी फर्टिलाइजर है, आपका एंग्रो है, आपका फातिमा ग्रुप है, और आपका जो सा वो बब्बर शेर यूरिया जिससे दाऊद हर्कुलिस कहते हैं वो ग्रुप है आपका। इसके अलावा पाक रफ फर्टिलाइजर है आपकी जो सी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनाती है। ये 4-5 अदारे हैं जो नाइट्रोजन की खाद बना रहे हैं। मेजोरिटी खाद इसमें बनती है वो यूरिया बनती है। अब पाकिस्तान में 2.25 करोड़ एकड़ पे इस वक्त आपके गंदम की काश्त की गई है। गंदम की काश्त में कम अज कम फी एकड़ 2 बोरी यूरिया लाजमी इस्तेमाल होती है। इसको देखा जाए तो 4.5 करोड़ बोरी यूरिया खाद आपको दरकार है। इसको अगर आप 20 से तकसीम करते हैं तो तकरीबन 22.5 लाख टन यूरिया खाद हमें दरकार होती है गंदम के लिए, जो कि पाकिस्तान में सालाना यूरिया की जो पैदावार है उसका तकरीबन 40% बनती है। लेकिन बदकिस्मती से हो क्या रहा है, खाद बनाने वाले अदारे जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको यूरिया खाद के ऊपर सब्सिडी देती है गैस की फंड में। पिछले साल भी 250 अरब की सब्सिडी दी गई, इस साल भी इनको आते साथ ही रिलीफ फंड में 58 अरब की सब्सिडी दी गई। उसका मकसद ये होता है कि ये सस्ती खाद किसानों को मुहैया कर सके। लेकिन जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग अदारे हैं वो किसी भी हमारे तबके से तल्लुक रखते हैं, खाद बनाने वाले अदारे बिला तखसीस वो बहुत बड़ी जुल्म और चोर बाजारी का इर्तिकाब कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो उनको जो कि यूरिया खाद के अंदर जो उनको प्रॉफिट मार्जिन कम है, सब्सिडाइज उनको मिलती है इसमें गैस, और इस प्रॉफिट मार्जिन के कम होने की वजह से वो जिन खादों में इनको प्रॉफिट ज्यादा है लाइक नाइट्रोजन नाइट्रोफास है, डीएपी है या ब्लेंडेड और दीगर फर्टिलाइजर हैं, उनकी फोर्स सेल पे मजबूर करते हैं डीलर हजरात को। क्या मतलब कि अगर आपने 1000 बैग यूरिया खाद लेनी है, 3000 बैग लेना चाहते हैं यूरिया खाद लेना चाहते हैं 3 ट्राले, तो आपको 1 ट्राला नाइट्रोफास का या डीएपी का साथ लेना होगा। अब डीएपी की अगर आप प्राइस देखते हैं वो 10,450 रुपए इस वक्त रिटेल प्राइस है जो पेपर प्राइस है, लेकिन मार्केट में डीएपी आपकी 9000 की बिक रही है। तो इसका मतलब है कि 1450 रुपए फी बैग आपका जो डीलर है उसको लॉस हो रहा है। अब वो डीलर ने लॉस कहां से पूरा करना है? वो अपनी वही जो उसको 2100 रुपए की यूरिया उसको आ रही है उसको 2700 2800 3000 में बेचता है और एक बैग के ऊपर 800 900 700 रुपए कमाता है, जिससे वो अपना लॉस भी पूरा कर लेता है
और अपने कारोबार को भी चलाता है। लेकिन साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमें एक फार्मर की कॉल आई थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मैं चाहता हूं कि वो आप पहले सुन लें, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी जरा पैगाम मैसेज चलाइएगा किसान का। सर मसला कीमत का नहीं, कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। मसला ये है कि जब इनको बोले कि सरकारी रेट पर दें तो ये इनके पास ख़त्म हो जाती है, होती नहीं है। और जब इनको बोले कि वो कीमत ज़्यादा ले ले तो इनके पास आ जाती है। तो अगर मार्केट में खाद नहीं है तो उस वक़्त कहाँ से आती है जब इनको ज़्यादा पैसे दे दें। मुझे 50 बैग चाहिए थे, तो मैं जिसे लेता था, जिस डीलर से, मैंने उसको बोला तो उसने कहा नहीं, ये सरकारी रेट पर तो नहीं है, अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा रेट पर मैं आपको जो है ना वो अरेंज करवा देता हूँ ज़्यादा कीमत में। तो उसको मैंने 250 रुपया फी बैग का दिया, तो उसने मुझे अरेंज करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि गोदामों में खाद पड़ी हुई है। जी साहब, आपने सुना कि किसान बता रहा था कि ये खाद जो है वो मुझे सरकारी रेट पे नहीं मिली, लेकिन जब मैंने 500 रुपया एक्स्ट्रा दिया है तो फिर मुझे ट्राला अवेलेबल हो गया। क्या कहेंगे, कौन इन्वॉल्व है इस? देखें, जैसे मैंने पहले बात की, एक तो चोर बाजारी चल रही है आपकी खाद फैक्ट्री की तरफ से, वो इस पे मेन कल्प्रिट है। खा वो फौजी फर्टिलाइजर हो, खा वो एंग्रो हो, खा फातमा फर्टिलाइजर हो, खा पाक अरब हो, खा वो दाऊद हरकुलिस हो, सारे के सारे ये मेन कल्प्रिट है, मुजरिम है। उसके बाद क्या होता है, जब ये खाद डीलर के पास आती है तो डीलर भी इस ब्लैक मेलिंग, इस ब्लैक मार्केटिंग का हिस्सा बन जाता है। वो कहता है कि मुझे अगर मजबूर होकर 400 रुपये बोरी के पीछे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जो डीएपी की शक्ल में या नाइट्रोफॉस की शक्ल में, तो मैं क्यों ना 400 के साथ 400 कमाऊं। वो क्या करता है, वो इसकी ब्लैक कर देता है खाद को। उसके अंदर महकमा ज़राअत के जो इंस्पेक्टर हैं, जिनका काम मॉनिटरिंग करना और इस खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है, वो भी अपना हिस्सा लेते हैं। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर्स, एसी, ये सब इसके अंदर एक गैंग बन चुका है। जो कि पाकिस्तान में देखिए माफियाज क्यों स्टैब्लिश होते हैं, जब माफियाज को मॉनिटर करने वाले अदारे उस माफियाज का हिस्सा बन जाते हैं तो माफियाज स्टैब्लिश हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आप देख लें, मैं सॉरी टू से जनाब प्राइम मिनिस्टर, सॉरी टू से ऑल चीफ मिनिस्टर्स, तमाम सूबों के वज़ीर आला और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे मादत के साथ कि आपकी हुकूमतें इस वक्त बिल्कुल बनाना रिपब्लिक का किरदार अदा कर रही हैं कि आपकी कोई बात आपके अपने जो नीचे आपका जो ब्यूरोक्रेसी है वो मानने को तैयार नहीं है, आपके ताजर मानने को तैयार नहीं है, आपके सनतकार मानने को तैयार नहीं है। और क्यों मानने को तैयार नहीं है कि वो आपको इस बात का ख्याल उनके माइंड में पक्का हो चुका है कि जितने भी हुकूमती अहदेदार हैं, वो जो भी हैं, दे आर फॉर सेल। उनको खरीदा जा सकता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और उनके अपनी बात उनसे मनवाई की जा सकती है, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। साहब कितना आसान है अगर किसी डिप्टी कमिश्नर ने या सेक्रेटरी ने या किसी डायरेक्टर ने इस माफिया को पकड़ना हो, तो जो लोग एक्स्ट्रा पैसे दे के अपने मुख्तलिफ ये स्टोरों से उठवाते हैं, गोदामों से खादें उठवाते हैं, तो क्या वहां जाके उनकी रैकी करके इनको पकड़ा नहीं जा सकता? क्यों नहीं पकड़? जनाब बहुत ही आसान सिस्टम है। आपकी जितनी भी खाद फैक्ट्रीज हैं उनको आप वहां पर आपका अमला बैठा हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के या ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के लोग बैठे हों या महकमा ज़राअत के लोग बैठे हों, और वहाँ पे आपको जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका रिकॉर्ड रखा जाए कि कितने हज़ार यूनिट, कितने लाख बैग तैयार हुई है, वहाँ से कहाँ का डिस्पैच हुई है। हर इनवाइस को ट्रैक किया जाए कि वो फलां जगह मंशनाबाद में फलां डीलर के पास गई, वो राजनपुर में फलां डीलर के पास गई, वो मरोड़ में फलां डीलर के पास गई, वो जेलर में फलां डीलर के पास इतने हज़ार बैग गए। अब उस डीलर को पकड़ा जाए कि तुमने ये 1000 बैग आया, तुम्हारे स्टॉक में एंट्री कहाँ की दिखाओ, उसके बाद कितना बैग किसको सेल किया। उन फार्मर्स को बाकायदा इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टियां उनको कॉल करें, क्योंकि फार्मर क्या कहता है कि हम जब इनसे इनवाइस मांगते हैं, कॉल कर सकते हैं, मतलब फार्मर से मेरा फार्मर से हजारों फार्मर से राब्ता है जो कंप्लेन कर रहे हैं कि जब हम इनसे बिल मांगते हैं, बिल के ऊपर ये कंट्रोल रेट ही लिखते हैं इनवाइस के 2250 रुपए, लेकिन एक्चुअल हमसे पैसे ज्यादा लेते हैं। और अगर हम कंट्रोल रेट पे इनसे इंसरार करें तो हमें खाद ना होने का कह दिया जाता है। तो फार्मर को आप कॉल करेंगे, आपके सामने सारा डेटा आ जाएगा। अब होता क्या है, मैं आपको पिछले साल की एग्जांपल देता हूं। हमने नाम नहीं लेना चाहेंगे इस प्रोग्राम पे, लेकिन हमने एक हमारे सूबाई वजीर थे पंजाब के, उनको बकायदा डेटा दिया गया एक असिस्टेंट डायरेक्टर का ज़राअत का, कि जिसने कॉल का रिकॉर्ड दिया गया कि जिसने ये खाद की ब्लैकमेलिंग की और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो 200 रुपया फी बोरी ले रहा था, एक जिले के अंदर उनकी तैनात थे। तो जनाब सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने उस असिस्टेंट डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया हमारा उस पर उनको इन्फॉर्म करने पे। लेकिन हुआ क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मुतल्लिका सूबाई वजीर की मुआवनत से उनके दोबारा बहाल हो गए। अब इसमें बंदा क्या करे, हम कितनी शिकायत लगा सकते हैं? तो साहब हैरान इस बात पे हूं कि
कोई फार्मर ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मुझे खाद नहीं मिली। ये जरूर कहते हैं कि 800 रुपया, 700 रुपया, 500 रुपया फी बैग ज्यादा लिया गया लेकिन खाद मिल गई। देखिए इसका मतलब है कि शॉर्टेज नहीं है, ज्यादा पैसे ज्यादा चार्ज सर, किए जा रहे ये हैं। अंधेर नगरी चौपट राज मुहावरा सुना होगा, इसी पे बिल्कुल इस वक्त में फिट आ रहा है कि जो आपके इस वक्त अफराद जो से पाकिस्तान के समाज के वो अनासिर जिनके हाथ में इख्तियार है, जिनके हाथ में इख्तियार है, वो इस इख्तियार का दोनों हाथ से मजे लूट रहे हैं। वुज़रा को कोई भी इस बात की टेंशन नहीं है कि उनके मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है। उनको फीते काटने हैं, उनको शील्ड्स रिसीव करनी है, उनको कॉन्फ्रेंसेस करनी है, उनको पार्टीज खानी है। वो ज्यादा से ज्यादा अपने ड्राइंग रूम की वॉल के अंदर अपनी तस्वीरें लगाना चाहते हैं फीते काटने वाली। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क की इक़्तिसादियत का क्या हाल है। और साहिब साहब, हमने पिछले दफा एक प्रोग्राम किया था गुज़श्ता साल, मुझे याद है, उसमें गवर्नमेंट ने एक नंबर दिया हुआ था कि अगर कोई आपसे ज्यादा पैसे डीलर मांगता है तो इस पे कॉल करे। तो वो फार्मर्स की कॉल्स हमें आती थी कि ये नंबर को अटेंड नहीं करता। जनाब, मैं आपसे इररेलेवेंट बात अभी करूंगा इस प्रोग्राम से हटके। परसों मैं पढ़ रहा था एक डॉक्टर साहब का जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे सरगोदा में, उनको ऐसे ही किसी कंप्लेंट नंबर पे, सरकारी कंप्लेंट नंबर पे एक मरीज के लवाहिकीन ने कंप्लेंट की। और जनाब वो जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के जो एमएस थे वो कह रहे हैं मुतल्लिका डॉक्टर को, जिसके खिलाफ शिकायत आई है, कि तुम इस मरीज को जरीज को इतना कर सकते हो। यानी कि ये तो मीडिया पे आ गया और वो अरेस्ट हो गया। लेकिन ये अमूमी रवैया है, ये अमूमी रवैया है तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कि अगर इनके खिलाफ कंप्लेन की जाए तो ये कंप्लेन करने वाले का जीना आराम कर देते हैं। सर, बनाना रिपब्लिक। सर फरमाइएगा कि अब हल क्या है? किसान तो अब फंसा हुआ है और मुझे जो शक पड़ रहा है वो यही है कि अगले साल फिर प्राइम मिनिस्टर यही कह रहे होंगे कि जी हमें खुद कफील होना चाहिए। भाई कैसे होना चाहिए? सर, माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब या वज़ीर आला साहब या वुज़रा, इनके पास केसर रिकॉर्ड पड़ी हुई है। इन्होंने वो गिने चुने घिसे पिटे फिक्रे बोलने होते हैं। इनका मकसद यही होता है कि अवाम जो सी ना उसको उसकी तसल्ली करते हैं, दादसी करते हैं, जुबानी कलामी, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। यानी कि हल क्या? अब किसान हल इसका बहुत आसान है जी। इसका है। सबसे आसान हल ये है कि आपके पास तमाम डेटा मौजूद है। आप हर तहसील में 10 किसानों की एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं। उस तहसील के वो किसान हो, उनका रकबा हो उस तहसील में, वो काबिल कदर किसान हो। उसमें आपने ये नहीं करना कि किसान जो उनसे हर सेगमेंट का किसान हो। मसलन किसानों को उसमें आप 12.5 एकड़ से नीचे भी 2 किसान शामिल हो, 12.5 एकड़ से 25 एकड़ वाले भी 2 किसान शामिल हो, 25 से 50 एकड़ वाले 2 किसान शामिल हो, 50 से 150 एकड़ वाले 2 किसान शामिल हो और 2 किसान लैंडलॉर्ड शामिल हो। यानी कि वो एक पूरी की पूरी नुमाइंदगी हो जाएगी किसानों की ग्रोह की, हर तहसील से 10 बंदे, और वही खाद की मॉनिटरिंग करें, वही छापे मारें। और वही इससे क्या होगा कि जो मजिस्ट्रेट है या एसी है उसका कोई तहसील से तलक नहीं है, वो तो नौकरी करने आया, 6 महीने बाद ट्रांसफर हो जाएगा। अगर उसकी अब शिकायत भी लगा देंगे कि एसी की, क्या करेंगे वो? उसको इस तहसील से हटा के दूसरी तहसील में लगा देंगे। उसने आपने उसका क्या निकाल लेना है? उसमें कोई तेल तो नहीं निकाल लेना आपने। लेकिन जो ये आपकी मॉनिटरिंग टीम होगी जो कि लोकल होगी, जो वहां के फार्मर्स होंगे, उनको तो पता है कि अगर हमने यहाँ पे मॉनिटरिंग प्रॉपर ना की, हमने इसको प्राइस कंट्रोल को मैनेज ना किया, हमने काम ना किया, तो हमें हमारे घर से गालियां पड़ेंगी, हमारा नाटका जीना हराम हो जाएगा। तो यही हल है। पूरी दुनिया में प्राइस कंट्रोल जो कमेटीज होती हैं वो मुतल्लिका इलाकों के लोगों पे, अवाम अफराद में मुश्किल बनाई जाती है। पाकिस्तान का लड़ा निजाम है। आपने महकमा ज़राअत के तमाम अफसरों को बाबू बना दिया, उनको टारगेट दिया दिया। हर डीसी कहता है जी तुमने जाना है असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सटेंशन ने कि महीने में 2 लाख के चीनी के फाइन करने हैं। उसी बात पे खुश है, तस्वीरें खिंचवा के शेयर कर रहा है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि तस्वीरें खिंचवा के खुश होते हैं वो कि जी मैं मजिस्ट्रेट बना हुआ हूँ। यार मजिस्ट्रेट तुम किस चीज के बने हो? तुम्हारा काम एक्सटेंशन है, तुम्हारा काम प्लांट प्रोडक्शन है, तुम्हारा काम ज़राअत है, तुम अपना काम तो करो। साहब ज़राए से मालूम हुआ है कि बड़ा हाई लेवल पे जो स्मगलिंग है यूरिया खाद की वो की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जरूरत थी उसके मुताबिक तो हमारे कारखाने बना रहे हैं। तो ये जो शॉर्टफॉल आ रहा है ये पाकिस्तान से बाहर जा रही है बड़े लार्ज। जनाब ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हमारी जिसमें जर्नलिज्म है हमारा, इसमें पिछले साल भी हमने किया था और मैंने उसमें बड़े वजाहत से किया था कि यूरिया जो खाद है ये आप ईमेल नहीं कर सकते, आप इसको व्हाट्सएप नहीं कर सकते कि इतने हजार या इतने लाख बोरी मैंने ईमेल कर दी या व्हाट्सएप कर दी या एमएमएस कर दी। ये बाकायदा फिजिकल आपका ये प्रोडक्ट है, ये ट्रकों में लोड होता है, ट्रॉलों में लोड होता है, पंजाब से निकलता है, बलूचिस्तान पहुंचता है, बलूचिस्तान से निकल के ईरान बॉर्डर पे जाता है या अफगानिस्तान बॉर्डर पे जाता है, वहां से वो पाकिस्तान के बॉर्डर से एग्जिट होता है। इसमें पिछले साल जो हमें खबरें मिली थी 3000 रुपये फी बैग लिया जा रहा था। तो मैं तो इसमें ये कहूंगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर
डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और तमाम लोग कस्टम वाले सब इसमें शामिल हैं, सब इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ये लोग जो से ये सब कुछ कर रहे हैं, ये वतन उनका वतन नहीं है। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, वो ख्वाह किसी भी तबके से हों, वो ख्वाह वो वर्दी वाले हों, ख्वाह बगैर वर्दी वाले हो, वो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है। वो स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी। लेकिन सैम साहब, मैं चाह रहा हूं कि आप एक दफा गवर्नमेंट को थोड़ा सा हिलाएं कि कितना बड़ा गैप आएगा हमारी प्रोडक्शन में अगर इस वक्त किसानों को यूरिया खाद। देखें, आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त जो ये बात कर रहे हैं फूड के, हमारा इस वक्त बैंकरप्सी की बात की आ रही है। अल्लाह ना करे हम बैंकरप्ट होंगे, इंशाल्लाह नहीं होंगे। हम अगले प्रोग्राम में इसमें गवर्नमेंट को सोल्यूशन देंगे। जो हमारा अगला प्रोग्राम है कि हम कैसे पाकिस्तान को 3 साल में मास्टर प्लान के जरिए बैंकरप्सी से बचा सकते हैं, इक़्तिसादी को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ज़राअत के जरिए। लेकिन सरदर्द ये है कि जब गंदम की काश्त हुई उस वक्त आपकी फास्फोरस खादों की प्राइस बहुत ज्यादा थी और किसान इस पोजीशन में नहीं था कि वो 13,000 का बैग डीएपी का डालता। उसने पहले ही बायो ऑर्गेनिक फास्फेट का इस्तेमाल किया, सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया। अब सिंगल सुपर फास्फेट या बीओपी का जो इस्तेमाल किया, अगर 100 अदारे उसको बना रहे थे इन खादों को, उसमें से 5 की खाद स्टैंडर्ड के मुताबिक थी, बाकी 95% सब चोर बाजारी थी। उन्होंने जो किसानों को खाद बेची वो तकरीबन जाली और ना होने के बराबर थी। उसमें ना फास्फोरस था, उसमें कोई और चीज थी, धोखाधड़ी। ये भी हमारे महकमा ज़राअत के अफसरान की मिली भगत से हुआ। सब ने अपनी मसलियां तय की, कोई सजा नहीं मिलती इसके अंदर। बल्कि यहाँ पे तो आपके जो से जिन पे 200 FIR हुई हैं वो आपके मिनिस्टर बन जाते हैं। ये तो जिन पे आपके सब स्प्यूरियस पेस्टिसाइड की या खादों के जाली सैंपल्स की FIR होती है वो मिनिस्टर बन जाते हैं। ये मुल्क तो उनको रिवार्ड देता है चोरों को। ये ऐसे सिस्टम बन चुका है जिसपे जितनी FIR है उसके लिए उतने दर्जे, उसको उतने आपके तमगे मिल जाते हैं। तो जनाब इसपे जो तरीकाकार है वो खाद का कि आपका फास्फोरस हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, पोटाश मुल्क में मौजूद नहीं है और महंगी बहुत है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो पोटाश का इस्तेमाल भी हम नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास ले दे के नाइट्रोजन बचती थी जो कि हमारी अपनी पैदावार थी। अब अगर नाइट्रोजन भी नहीं मिलेगी तो हमारी 20% तक, देखें ऑलरेडी इस साल सीड का बुरहान आया, KPK में सीड का बुरहान था, हमने इस पर प्रोग्राम किया। सिंध में सैलाब की वजह से आपकी 10 से 12 लाख एकड़ पैदावार कम हो रही है। ऑलरेडी हमारी 10 से 12% पैदावार की कमी का शिकार हम हैं। और उसके बाद आपका सीड के बुरहान की वजह से 3 से 4% आपकी पैदावार मुतासर हुई। तो 12 से 15% के ऑलरेडी हम लैकिंग कर रहे हैं। अब मजीद यूरिया का बुरहान आ जाएगा, 10% पैदावार कम हो गई तो 25% का मतलब है कि हमारी जो पैदावार जो हम करते हैं 26 मिलियन टन, वो तकरीबन आपकी रह जाएगी 18-19 मिलियन टन रह जाएगी। हाँ, ये सारे तखमीने हमारे पेपर वर्क में हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बारिशें इतनी अच्छी हो जाएं, वक्त पे हो जाएं कि उससे पैदावार बढ़ जाए, वो अल्लाह ताला के हमारे पे इनाम होगा। लेकिन अल्लाह के इनाम को तो हम अपनी कारकर्दगी से मशरूत नहीं कर सकते ना। हमारी कारकर्दगी क्या है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी तबाही लाने के लिए। मेरा आखिरी सवाल यह है कि अगर किसानों को हुकूमत की तरफ से बर वक्त इकदाम नहीं किए जाते और किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलती, तो क्या कोई अल्टरनेट है जो हम किसानों को बताएं कि नाइट्रोजन की जगह? जनाब मैं आपको किसानों को एक इसमें सोल्यूशन देता हूँ। बिल्कुल आप जेन्युइन, अगर आपको यूरिया खाद नहीं मिलती और आप समझते हैं कि आपको एक बैग मिल रहा है, तो आप एक बैग से 3 बैग कैसे कर सकते हैं। आप अपनी फसल पर यूरिया का 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में साथ 1 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट आप हर 5वें दिन स्प्रे करवाएं। आपकी थोड़ी मुशक्कत ज्यादा है लेकिन आप बेफिक्र हैं, मेरा किसान बहुत मेहनती है। अपनी मशीन को अपने कंधे पर डालें और इस तरीके से आप 6 से 7 स्प्रे करेंगे, आपका 15 किलोग्राम यूरिया चल जाएगा फोलियर में और आपकी 5 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट 6-7 किलोग्राम चले जाएगी। आपकी पैदावार उतनी ही आ जाएगी इससे जितनी एक बैग यूरिया डालने से या 20 किलो पोटाशियम सल्फेट डालने से आएगी। क्योंकि जो हम जब स्प्रे करते हैं तो हमारी स्प्रे में जो खादों की एफिशिएंसी होती है 90% होती है और हमारी जो जमीन में डालते हैं वो 30% रह जाती है। तो ये भी महकमा ज़राअत का काम था कि मुतबादल उनको तरीक़ेकार बताता, फार्मर्स को आगाही देता, शऊर देता कि आप कम वसाइल से कम मदाखिल से बेहतर पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो चाह रहा है कि ज्यादा खाद बिके अच्छे पैसों पे ताकि सबको देखें महकमा ज़राअत जो पाकिस्तान का है, इनके लिए एक वर्ड बड़ा मुनासिब है जो कि दीगर महकमे भी ऐसी हैं, उनका वर्ड है ज़ॉम्बी। मैं इनको अक्सर कहता होता हूँ, ओपनली भी कहता हूँ, अलानिया भी कहता हूँ, ये ज़ॉम्बीज़ हैं। ये सिर्फ पहली को जागते हैं अपनी तनख्वाह का मैसेज देखने के लिए। जैसे ये देखते हैं मैसेज आ गया, तनख्वाह वसूल हो गई है, कि फिर सो जाते हैं। इनका जिंदगी का माइलस्टोन्स क्या हैं? इनके बच्चे डॉक्टर बन जाए। इनकी जिंदगी के माइलस्टोन्स क्या हैं? इनके बच्चे जो उनसे इंजीनियर बन जाए, पाकिस्तान से बाहर सेटल हो जाएं। बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास बहुत कमी है और हम जोड़ते रहते हैं। हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट्स के ऊपर,
वो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हम ऑलरेडी लास्ट ईयर हमारी जो फी मन पैदावार थी गंदम की वो 25 मन थी, वो 50 होनी चाहिए थी, हर तरह से 50 होनी चाहिए थी, नहीं हुई, 25 मन थी। तो इसके साथ ही सैम साहब एक छोटी सी बात मैं करते जाऊंगा एंड पे, जिसमें एकेडेमिया का बहुत किरदार है। मुतबादल ज़राए या बेहतर एफिशिएंसी, यानी कि कम ज़राए के साथ, कम खादों के साथ ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल करने के लिए एकेडेमिया को रिसर्च करना चाहिए था, रिसर्च अदारों को इसमें सामने आना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से सब लोग अंधेर नगरी चौपट राज का शिकार है। बहुत शुक्रिया सैम साहब आपके वक्त का। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि गुज़श्ता साल हमने जो प्रोग्राम में प्रेडिक्शंस की थी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि पाकिस्तान में गंदम का बहरान आएगा 20 से 30%, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो बहरान आया, सबने देखा और आज भी हम वो भुगत रहे हैं। इसके साथ ही बिन्यामीन शौकत और साइम रशीद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।